नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। सेना ने 126 हल्के उपयोगिता हेलीकॉप्टरों की खरीद को आगे बढ़ाया। HAL द्वारा विकसित 3 टन श्रेणी के अत्याधुनिक चुस्त नई पीढ़ी के 126 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों के नियोजित अधिग्रहण के साथ भारतीय सेना अपनी विमानन क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिए तैयार है। यह सौदा पुराने चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों की जगह लेने के लिए 225 LUH की व्यापक आवश्यकता का हिस्सा है और वर्तमान में लागत पर बातचीत के चरण में है, जो आर्मी एविएशन कोर के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साफरान इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा आपूर्ति किए गए उड़ान नियंत्रण प्रणाली और ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर में चुनौतियों के कारण पहले हुई देरी के बावजूद HAL ने इन बाधाओं को पार कर लिया है और अब सॉफ्टवेयर वितरित और स्थापित हो चुका है। 6 LUH का उत्पादन हो चुका है और नीदरलैंड की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला से तकनीकी सहायता प्राप्त हो चुकी है, जिससे यह कार्यक्रम गति पकड़ रहा है। अगला, उन्नत संचालन और रोबोटिक्स के साथ तेजस के लिए कंपोजिट विंग निर्माण में क्रांति। लार्सन एंड ट्यूब्रो ने तेजस Mk-1A हल्के लड़ाकू विमान के लिए पंखों का पहला सेट तैयार करके भारत के स्वदेशी लड़ाकू जेट कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि एरोस्पेस ग्रेड कंपोजिट निर्माण और सटीक इंजीनियरिंग में L&D की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। तेजस Mk-1A के पंख कार्बन फाइबर प्रबलित पॉलीमर से बने हैं, जो अपनी उच्च शक्ति, भार अनुपात, थकान प्रतिरोध और टिकाऊपन के लिए बहुमूल्य सामग्री है। प्रत्येक पंख में महत्वपूर्ण संरचनात्मक घटक, पंख की खाल, स्पर और पसलियां पूरी तरह से मिश्रित सामग्रियों से बनी हैं, जो तेजस कार्यक्रम के उन्नत हल्के वजन वाली तकनीकों पर केंद्रित होने को दर्शाता है। अगला, HAL और IAF 97 और तेजस Mk-1A जेट के सौदे को अंतिम रूप देने के लिए तैयार। भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम को एक बड़े बढ़ावा के रूप में HAL और भारतीय वायुसेना 2025 के अंत तक अतिरिक्त 97 तेजस Mk-1A लड़ाकू जेट के लिए एक अनुबंध को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह 2021 में हस्ताक्षरित 73 तेजस Mk-1A और 10 तेजस प्रशिक्षकों के लिए के पहले के आदेश के बाद है, जिसमें कुल तेजस Mk-1A बेड़े में 170 विमान हो गए हैं और यह IAF के भविष्य के हल्के लड़ाकू विमान बेड़े का मूल आधार बन गया है। अगला, रक्षा मंत्रालय ने व्हाइट लेबलिंग और चीनी हार्डवेयर के उपयोग में लगी हुई रक्षा कंपनियों को काली सूची में डालने का कदम उठाया। भारत की रक्षा औद्योगिक आधार की रक्षा और स्वदेशी रक्षा निर्माण की अखंडता सुनिश्चित करने के निर्णायक प्रयास के तहत रक्षा मंत्रालय उन घरेलू कंपनियों को काली सूची में डालने की प्रक्रिया में है, जो विदेशी हथियार प्रणालियों को व्हाइट लेबल करने या स्वदेशीकरण के लिए तय मानकों को पूरा करने में विफल पाई गई हैं। यह कदम ऐसे कई मामलों के बाद उठाया गया है, जिसमें चीनी मूल के पुर्जों को भारत में निर्मित बताकर आपूर्ति की गई, जिसके कारण अनुबंध रद्द हुए और कानूनी उलझनें पैदा हुई। मामले से परिचित सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्रालय विशेष रूप से उन ड्रोन निर्माताओं और सिस्टम इंटीग्रेटर्स को लेकर चिंतित है, जो महत्वपूर्ण पुर्जे अक्सर चीन से खरीदते हैं और रीब्रीडिंग या व्हाइट लेबलिंग के जरिए उन्हें स्वदेशी उत्पाद बताकर बेचते हैं। कुछ मामलों में इस धोखाधड़ी का पता उपयोगकर्ता मूल्यांकन के दौरान या उपकरण तैनात होने के बाद ही चलता है, जिसके कारण सौदे रद्द करने पड़ते हैं और सार्वजनिक धन की वसूली के लिए लंबी कानूनी लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं। अगला, भारत की 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू जेट की महत्वाकांक्षाएं। भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस के मुख्य डिजाइनर डॉक्टर कोटा हरिनारायण ने हाल ही में दावा किया है कि भारत घातक मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन कार्यक्रम के तहत स्टेल्थ विंग फ्लाइट टेस्ट बेड प्रौद्योगिकी प्रदर्शक
के समान फ्लाइंग विंग डिजाइन पर आधारित छठी पीढ़ी के मानव रहित लड़ाकू जेट को विकसित करने के लिए तकनीकी रूप से तैयार है। उन्होंने इस डिजाइन की एक खासियत के रूप में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज स्टेबलाइजर की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला है और सुझाव दिया है कि यह छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के रूप में विकसित हो सकता है। हालांकि फ्लाइंग विंग धारणा जो है वो महत्वपूर्ण स्टेल्थ और वायु गतिकीय लाभ प्रदान करती है, लेकिन यह छठी पीढ़ी के लड़ाकू जेट के लिए इष्टतम डिजाइन नहीं हो सकता, जैसा कि चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अन्य देशों के डिजाइन दर्शन से स्पष्ट है। अगला, निजी क्षेत्र की नजर यूएवी और ड्रोन के परीक्षण के लिए सेना के ठिकानों पर। भारत के निजी रक्षा पारिस्थितिक तंत्र की बढ़ती ताकत को रेखांकित करने वाले एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में कई निजी क्षेत्र की कंपनियों ने भारतीय वायुसेना से औपचारिक रूप से संपर्क कर देश भर में स्थित अपनी हवाई अड्डों का उपयोग मानव रहित हवाई वाहनों और ड्रोन के परीक्षण के लिए करने की अनुमति मांगी है। यह अनुरोध ऐसे समय में आया जब भारत की ड्रोन निर्माण क्षमताएं तेजी से बढ़ रही हैं और निगरानी, रसद और हमले की भूमिकाओं के लिए नए स्वदेशी प्लेटफॉर्म उभर रहे हैं। मामले से परिचित सूत्रों के अनुसार कई भारतीय रक्षा स्टार्टअप और स्थापित एरोस्पेस फर्मों ने पंजाब के मैदानी इलाकों और राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर हिमालय के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पूर्वी व पश्चिम समुद्री तटों के तटीय क्षेत्र तक विविध भूभागों में स्थित भारतीय वायुसेना के एयरबेस तक पहुंच का अनुरोध किया है। कंपनियों का मानना है कि ये एयरबेस वास्तविक दुनिया की परिस्थिति में उनके यूएवी और ड्रोन प्रणालियों के प्रदर्शन, सहन शक्ति, पेलोड क्षमता और पर्यावरणीय अनुकूलनशीलता के मूल्यांकन के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान करते हैं। अगला, भारत के हिमालयी बफर का पतन। दशकों से भारत हिमालय में चीनी विस्तारवाद से अपनी उत्तरी सीमाओं की रक्षा के लिए नेपाल और भूटान पर रणनीतिक बफर राज्यों के रूप में निर्भर रहा है। भारत और चीन के बीच बसे ये छोटे स्थल रुद्र राष्ट्र ऐतिहासिक रूप से भू राजनीतिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते रहे हैं, जहां उन्होंने तनावग्रस्त क्षेत्र में एक नाजुक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत के साथ अपनी सांस्कृतिक, आर्थिक और सैन्य संबंधों का लाभ उठाया है। हालांकि हालिया घटनाक्रमों में संकेत मिलता है कि बीजिंग की आक्रामक क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं और रणनीतिक चालबाजियों के कारण, चीनी हस्तक्षेप के कारण यह बफर कमजोर पड़ रहा है। भारत के साथ अपने सीमा विवादों को लेकर मुखर नेपाल चीनी अतिक्रमणों पर स्पष्ट रूप से चुप रहा है, जबकि भूटान सुरक्षा के लिए भारत पर निर्भर होने के बावजूद 2017 के डोकलाम संकट के बाद विवादित क्षेत्रों में चीनी बस्तियों का सामना कर रहा है। अगला, स्वदेशी ऊर्जा प्रणाली को कलवारी श्रेणी की पनडुब्बियों में एकीकृत करने के लिए सहयोग। 23 जुलाई को नेवल ग्रुप और मझगांव डॉक शिपयार्ड बिल्डिंग्स ने भारतीय नौसेना की कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों में डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी ऊर्जा प्रणाली प्लग के एकीकरण के लिए औपचारिक रूप से एक सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए। ये पनडुब्बियां पूरी तरह से एमडीएल द्वारा निर्मित हैं और नेवल ग्रुप से अपनी स्कॉर्पिनी पनडुब्बी के लिए प्रौद्योगिकी के सफल हस्तांतरण पर आधारित है। यह समझौता इस स्वदेशी प्रणोदन डिजाइन के निर्माण और एकीकरण के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय और एमओएल के बीच 30 दिसंबर 2024 को हस्ताक्षरित अनुबंध के बाद हुआ। इस समझौते के तहत पनडुब्बियां जम्बोइजरेशन नामक एक जटिल प्रक्रिया से गुजरेंगी, जिसमें पतवार की सटीक कटाई, प्लग को सुरक्षित रूप से लगाना और संरचना को फिर से जोड़ना शामिल है, ताकि पनडुब्बी पूरी तरह से चालू और सुरक्षित हो सके। स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के मूल उपकरण निर्माता डीईएम के रूप में नेवल ग्रुप निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए एमओएल के अनुभवी भारतीय इंजीनियरों को तकनीकी निगरानी, स्वामित्व सामग्री और विशेष प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
धन्यवाद।